हेलो एवरीवन। आज फिर प्रेजेंट हुआ आप सभी के बीच अपने नए वीडियो के साथ। एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑन पार्ट 3 ऑफ द डेली वर्कशीट विच कैरी 25 मार्क्स फ्रॉम द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। तो आइए बिना किसी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So let's start with the first question which belongs to accountancy. Now, जैसा आप सभी ने अगर लेटेस्ट सैम्पल पेपर सीबीएसई के या अदर पर्टिकुलर किसी पब्लिकेशन हाउस का अब तक सॉल्व किया होगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। सो ये भी एक लेटेस्ट ट्रेंड में आने वाले क्वेश्चंस का ही एक पैटर्न है जिसके अंदर एडमिशन का न्यू रेशियो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ द गिवन जर्नल एंट्री by means of the distribution of premium for goodwill. So the question is, Ravi and Amar are partners in 2:1. They decided to admit Rahul as a partner, for which goodwill of the firm was valued at rupees 3,60,000. So थोड़ा सा मैंने और ट्रिकी और इम्प्रोवाइज किया है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि न्यू पार्टनर का मैंने शेयर भी यहाँ से मिसिंग कर दिया है, यानी और भी टफ मैंने बनाने की कोशिश की है। एंड इसकी इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है, बस इतना ही क्योंकि आप सभी के सामने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाने ज़रूरी है जो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो एटलीस्ट आपका आज का ये वीडियो देखना किसी भी बेनिफिट्स के लिए हो सके। तो उसको भी कैसे निकालेंगे मैं सारी बातें बताऊंगा। एंड देन इट इज़ गिवन दैट राहुल ब्रॉट हिज शेयर इन कैश। तो क्वेश्चन में यही लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 3,60,000 एंड जो नया पार्टनर राहुल है ही हैज़ ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड फॉलोइंग इज द एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। So an entry is given for the distribution of premium, that is premium for goodwill account debit to the old partners, that is Ravi and Amar, and 90,000 has been distributed as rupees 54,000 and 36,000. Now the requirement is to calculate the new ratio. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमें कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो क्या क्या चाहिए होता है। एक ओल्ड रेशियो चाहिए विच इज़ गिवन एज 2:1। अ न्यू पार्टनर शुड बी देयर नेम्ड एज राहुल, बट व्हाट अबाउट हिज शेयर? राहुल का शेयर तो यहाँ दिया नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द शेयर ऑफ राहुल एज अ न्यू पार्टनर। सो या तो क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया होता तो हम सेक्रीफाइस को जोड़ करके पता लगाते हैं बाय एडिंग द फ्रैक्शन ऑफ सेक्रीफाइस वी कैन गेट थ्रू द न्यू पार्टनर शेयर, बट यहाँ पर ना ही सेक्रीफाइस का कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, प्लस ना ही कोई अदर डिटेल्स है, तो हम राहुल का शेयर पता लगाए तो लगाए कैसे? तो यहाँ पर ये जो एंट्री दी गई है डेफिनेटली कोई ना कोई तो इसका रोल होगा ही, न्यू रेशियो कैलकुलेशन में तभी दिया गया है। जब हम ध्यान दें तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट ऑलवेज किया जाता है अमंग्स द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो डेफिनेटली अगर हम किसी वैल्यू को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं तो और ये दो वैल्यू निकल कर आ सकती हैं तो इन्हीं वैल्यू से हम सेक्रीफाइस का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू फिगर्स वी कैन फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो, बट अलोन सेक्रीफाइस रेशियो कांट हेल्प अस। हमें सेक्रीफाइस रेशियो के साथ साथ न्यू पार्टनर का शेयर भी चाहिए। एंड ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आपको 90,000 रुपीज़ दिख रहा है, ये क्या होता है? सो दिस अमाउंट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन और द शेयर of new partner which has been brought by the new partner in the firm at the time of his admission. तो राहुल एज अ पार्टनर 90,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। दैट मीन्स जो गुडविल ऑफ द फर्म होगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट 90,000 वो लेकर आया है एंड गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पर दिया ही गया है 3,60,000। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू फिगर्स बाय मीन्स 90,000 and 3,60,000 we can easily find out the fraction of shares of the new partner. So let's have the answer part. So I know that this is a question of 1 mark, but still I have taken a lot of concept in this question because ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके और आपका आज का ये वीडियो देखना काफ़ी हेल्पफुल हो सके आपके लिए। देखिए क्या क्या लिखा है मैंने। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ रवि एंड अमर, जैसा आपने देखा ये एंट्री में डेटा दिया गया था 54,000 36,000 में प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया
And with the help of these two figures, we can find out the amount of, the ratio of sacrifice, that is 3:2. So one thing is now available with us, that is the sacrifice ratio is 3:2. Now Rahul share of the profit वो नहीं दिया था, तो वो हमने निकाला है 90,000. If he has brought his share, that is rupees 90,000, out of the goodwill of the firm, that is rupees 3,60,000. That means उसका जो fractional share है वो है 1/4. Now we are having both the details. New partner share as 1/4, and he has acquired his 1/4 share in the ratio of 3:2 from the sacrificing partner. तो ये स्टेटमेंट कंक्लूसिव स्टेटमेंट है मेरा, जिससे कि आप अब आगे की बातें समझ जाएंगे. नाउ एज पर द गिवन डिटेल्स, राहुल acquired his share जो कि 1/4 है from Ravi and Amar in 3:2. So as we know that new partner always acquire his share or her share from the old partners in the sacrifice. सो इसलिए ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि न्यू पार्टनर का जो 1/4 शेयर है वो उसने 3:2 में अक्वायर किया है अपने ओल्ड पार्टनर से. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द सेक्रीफाइस ऑफ रवि एंड अमर. 1/4 शेयर इज द पार्टनर न्यू पार्टनर शेयर, एंड जिस रेशियो में उन्होंने अक्वायर किया था वो है 3:2. सो इस तरह से 3/20 एंड 2/20 आ जाएगा सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स. एंड नाउ टू कैलकुलेट द न्यू शेयर वी हैव टू डिडक्ट द सेक्रीफाइस फ्रॉम द ओल्ड शेयर. सो रवि का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, जो ओल्ड रेशियो था यानी 2/3 एंड 1/3 सॉरी, उसमें से सेक्रीफाइस बाई मीन्स 3/20 को माइनस करेंगे, एंड फॉर अमर 2/20 वी विल हैव टू डिडक्ट, एंड दैट इज हाउ वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ न्यू शेयर, दैट इज 31/60 एंड 14/60. एंड जब हम प्रोपोर्शनेट शेयर इसका राहुल का फ्रैक्शन इक्वल करेंगे, इक्वल टू 60 by multiplying it by 15 denominator as well as numerator, so it will become 15/60. In this way we can get the new ratio, that is 31:14:15, जो कि हमारे दिए गए ऑप्शन से बी से टैली कर जाता है. ऑप्शन इज बी. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, यानी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो यहाँ पर एक ट्रिक, एक सजेशन, एक गाइडलाइन सभी लोग ध्यान से सुनेंगे. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, सो उसमें सबसे पहले एक्टिविटी बनाते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड वी ऑलवेज गो थ्रू 4 टाइप्स ऑफ स्टेप्स. दैट इज सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. आफ्टरवर्ड्स वी आर एडिंग वेरियस नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स. देन उसके बाद वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट निकालते हैं, एंड लास्ट ऑफ ऑल टैक्स पेड को माइनस करके अपने आंसर तक पहुंचते हैं. सो इस पूरे प्रोसीजर में जो हमने 4 स्टेप मैंने अभी भी बोला है, नेट प्रॉफिट, देन एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, फिर वर्किंग कैपिटल एंड टैक्स, इस किसी भी स्टेप में जो कुछ भी आप लिखते हो, ये सब के सब कोई भी एग्जाम्पल नहीं है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के. बिकॉज एज यू ऑल नो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 हम बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से. सो कभी भी आपको मन में कन्फ्यूजन होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल इनमें से ही कोई है, तो नेवर. जिस चीज़ को आप एज अ फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, याद किए हुए हैं, समझे हुए हैं, उनमें जो कुछ भी आप लिखते हैं, दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. बट उसके आगे जो इन्वेस्टिंग आप बनाते हो या फाइनेंसिंग बनाते हो, उसमें जो कुछ भी आप लिखते हो, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बिकॉज वो डायरेक्ट मेथड से बनता है. लेकिन ऑपरेटिंग में जो कुछ भी हम लिखते हैं, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन एनी केस. सो ये बात भी दिमाग में रखें आप. प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी एक्टिविटी का आंसर तभी कोई बन सकता है जब तक उसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, दो में से कोई एक चीज़ ना हो, है ना. सो फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी. अब आप अगर फॉर्मेट की बात करें तो ना आप ऑपरेटिंग में इसको लिखते हो, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में. बट अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डायरेक्ट वाला फॉर्मेट जानते हैं तो उसका ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है. यानी बिजनेस के मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट एंड कलेक्शन, उसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो इस तरीके से वेजेस एंड सैलरी के लिए पेमेंट किया, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें कि आउटफ्लो हो रहा है. देन सेकंड वन, डेप्रिशिएशन. वी नो दैट डेप्रिशिएशन इज एन ऑपरेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बट डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम ऑल्सो. और नॉन कैश आइटम का मतलब वो कैश फ्लो में नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑपरेटिंग का एग्जाम्पल नहीं हो सकता. हाउएवर इट इज़ एन ऑपरेटिंग आइटम. एंड द थर्ड वन, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स.
डेटर से कैश कलेक्ट होने का मतलब हो गया कि अगेन हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, कैश का इनफ्लो हो रहा है. तो इट मीन्स पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 will be categorized as the operating activities. So the correct answer will be both 1 and 3, option number B again. ठीक है. नाउ अब इसके लिए मैंने कुछ अगर लिखा है तो वो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा. ये पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेथड से. डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, जैसे मैंने कहा आपसे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जरूर है बट एक नॉन कैश आइटम है, इसीलिए किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन सकता. एंड द लास्ट वन, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, इज एन एग्जाम्पल, अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बना. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, कैरिंग 4 मार्क्स. नाउ क्वेश्चन क्या है इस बार? So X, Y and Z are partners in 2:1. Their capital balances were fixed. जब भी कैपिटल में फिक्स्ड बैलेंस ऐसा कुछ लिखा है तो ऑलवेज उसको ध्यान रखना है कि आपको करंट अकाउंट का यूटिलाइजेशन करना होगा एंट्रीज में, जो दिए गए हैं 1,50,000, ₹2,00,000 एंड ₹3,00,000 रेस्पेक्टिवली. देन एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज फाउंड दैट, ये लैंग्वेज आपको इशारा करता है कि ये आपके पास्ट एडजस्टमेंट के चैप्टर 1 के पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक का है. फर्स्ट पॉइंट, interest on capital was credited to them 12% instead of 8%. So an error is there. Interest they have credited to the partners, but at the rate 12%. Actually it was 8% per annum. So 4% का इंटरेस्ट ये ज़्यादा दे चुके हैं तो वो उनसे वापस लेना पड़ेगा. एंड द सेकेंड वन, सैलरी टू X 40,000 per annum and commission to Y 20,000 annually was not allowed. और जो सैलरी और कमीशन दो पार्टनर्स की एनुअली थी उसको वो दे ही नहीं पाए. So there is an error of omission as well as there is an error of overcasting in interest on capital. तो दो तरह के एरर्स का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन, और रिक्वायरमेंट वही है जैसा होना चाहिए था, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. सो लेट्स हैव द टेबल फॉर द करेक्शन ऑफ द एरर्स, दैट मीन्स एडजस्टमेंट टेबल एंड फाइनली द एंट्री. सो एडजस्टमेंट टेबल वी नीड टू मेक partner X, partner Y, partner Z and the total column of total for all the items. So first error जो कि था हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, एंड जैसा मैंने डिस्कस किया दे हैव अलाउड 12% इंस्टेड ऑफ 8%, दैट मीन्स 4% एक्स्ट्रा दे दिया गया. सो वो अब आप उनसे रिटर्न बैक लेने वाले हैं, इसलिए मैंने देखिए ब्रैकेट में लिखा है टेकन बैक. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 4% पर एनम, जो क्योंकि उनसे वापस लेंगे आप. सो यहाँ पर एक बेसिक सा रूल है कैपिटल का, whenever you take something from the partner, some amount from the partner for any kind of item, उसके लिए आप कैपिटल को क्या करेंगे, रिड्यूस. कैपिटल रिड्यूस होगा तो डेबिट हो जाता है एज पर द अमेरिकन अप्रोच. और जब भी पार्टनर को आप कोई भी चीज़ देते हो, अलाउ करते हो कुछ भी, तो इसके लिए कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा. एंड वेन एवर कैपिटल इंक्रीजेज एज पर द अमेरिकन अप्रोच इट विल बी क्रेडिटेड. बस सिंपल सा इतना पैटर्न फॉलो करिए और आपका टेबल बन जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 4% आपको उनसे वापस लेना है क्योंकि आप ज़्यादा दे चुके थे. तो जब भी कुछ वापस लोगे तो क्या होगा, कैपिटल घटेगा. कैपिटल घटेगा तो इट विल बी डेबिटेड, दैट्स वाई यहाँ डेबिट लिखा गया है. एंड 4% ऑफ ऑल द कैपिटल्स जो आप निकालोगे तो आएगा 6,000, 8,000, 12,000, टोटल विल बी 26,000. नाउ नेक्स्ट एरर वाज सैलरी. सैलरी दिया ही नहीं गया. नाउ सैलरी जब नहीं दिया गया, दैट वाज द एरर. नाउ फॉर रेक्टिफाइंग द एरर, अब आपको वो सैलरी देना पड़ेगा पार्टनर को. जैसे आप सैलरी पार्टनर को दोगे, इट मीन्स कि कैपिटल ऑफ दैट पार्टनर विल गोइंग टू इंक्रीज. दैट इज वाई हम इसको यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्रेडिट. सेम विथ द कमीशन ऑल्सो. तो सैलरी और कमीशन में दोनों में सेम एरर था, तो दोनों में क्रेडिट दिखाई दे रहा है आपको, बट सैलरी मस्ट बी रिटन इन द कॉलम ऑफ एक्स एंड कमीशन इन द कॉलम ऑफ वाई. उसके बाद अब बात आती है शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस. मैंने दोनों लिखा है आपको समझाने के लिए कि ऑलवेज प्रॉफिट नहीं आता, कभी कभार प्रॉफिट भी आ सकता है, कभी लॉस भी आ सकता है. एंड आप देख पा रहे हैं मैंने लॉस लिखकर बाद में उस पर टिक लगाया. दैट मीन्स इन दिस केस इट विल बी शेयर ऑफ लॉस, बट हो सकता है प्रॉफिट भी होगा. बस आपको देखना क्या है, आपने जो पार्टनर्स को दिया, बाई मीन्स सैलरी दिया एंड कमीशन दिया, इट इज़ इक्वल टू लॉस. बाई मीन्स आपने 60,000 पार्टनर्स को दिया है एंड उनसे जो वापस लिया दैट इज इक्वल टू गेन और प्रॉफिट जो कि है 26,000. सो फाइनली आपको होने वाला है लॉस एंड दैट विल बी इक्वल टू 34,000. या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन की वैल्यूज़ हैं, एक में डेबिट है, एक में क्रेडिट है और एक में क्रेडिट है, जिसमें से डेबिट का फिगर है 26,000 और दोनों क्रेडिट का टोटल आ रहा है 60,000. तो आप कितना लिखोगे जिससे कि आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए, तो आपको 34 और लिखना पड़ेगा, वो भी डेबिट में. दैट मीन्स आपका अकाउंट बराबर हो जाएगा. बस ये भी कर सकते हो आप.
तो इस तरह से डेबिट करना है, एंड डेबिट मतलब लॉस होता ही सबको पता है, तो शेयर ऑफ लॉस लेके आपको बांट देना है 34,000 को उनके एग्रीड रेशियो में जो था 2:1, दैट विल बी 13,600, 13,600 एंड 6,800। एंड देन फाइनली जैसे नॉर्मली अकाउंटेंसी में हम डेबिट क्रेडिट को देखकर करते हैं, इन चार फिगर में से ये जो जितने भी फिगर एक्स के कॉलम में आ रहे हैं, एक्स में डेबिट है, सॉरी 6,000 डेबिट है, 40,000 क्रेडिट है एंड 13,600 अगेन डेबिट है, तो उसका समरी बनता है 20,400 बट क्रेडिट। वाई में 8,000 है डेबिट, 20,000 है क्रेडिट एंड 13,600 है डेबिट, जिसका नेट इम्पैक्ट बनता है 1,600 रुपीज़ डेबिट। एंड लास्ट कॉलम जेड में 12,000 यहाँ से भी डेबिट एंड 1,600 यहाँ से भी डेबिट, दोनों डेबिट है, दोनों जुड़ जाएंगे और 18,800 डेबिट ही बनेगा। तो इन दिस वे डेबिट क्रेडिट भी निकल गया, डिफरेंस भी आ गया। और फाइनली एंट्री में हम करंट अकाउंट को यूज़ करेंगे बिकॉज फिक्स कैपिटल्स वर देयर। सो वाइज करंट अकाउंट डेबिटेड बाय ₹1,600, जेट्स करंट अकाउंट वाज डेबिटेड बाय ₹18,800 जैसा आप देख पा रहे हैं टेबल में, एंड एक्सेस करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹20,400। इन दिस वे द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी मेड इन ईच ऑफ द केसेस और क्वेश्चंस। हमेशा आप यही कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, इजीली आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 मार्क्स के लिए, डेथ ऑफ द पार्टनर के चैप्टर से। यादव, शर्मा एंड मोहंती वर पार्टनर्स इन 3:2:1, तो 3 पार्टनर्स हैं 3:1 के रेशियो में। एंड ऑन जुलाई 1st 2023 शर्मा डाइड। शर्मा बाई मीन्स सेकेंड पार्टनर इन द गिवन सीरीज 2, ये वाला फ्रैक्शन है जिसको कि आपको मार्क कर लेना है कि इस पार्टनर की डेथ हो गई है ड्यू टू एन एक्सीडेंट। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,80,000 ऑन दैट डेट, तो जिस दिन उसकी डेथ हुई है गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यूएशन है 1,80,000। एंड देन it was also decided to calculate Sarma's share of profit on the basis of the sales made during that period। यानी कि जैसा आप जानते हो कि डेथ के केसेस में पीएल सस्पेंस का कैलकुलेशन 2 बेसिस से होता है, टाइम और दूसरा सेल्स बेसिस। यहाँ सेल्स का नाम आ चुका है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। एंड देन उसके लिए 3 तरह के डिटेल्स चाहिए होते हैं, सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, सेल्स ऑफ द इंटरवेनिंग पीरियड फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। सो वही हमें फाइंड आउट करना है। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023 अमाउंटिंग टू ₹15 लाख, ये हो गया आपका लास्ट ईयर का सेल। वाइल सेल्स फ्रॉम April 1st to 30th June बाई मीन्स डेट ऑफ द डेथ से जस्ट एक दिन पहले जून 30 तक का सेल्स दैट इज ₹4,80,000, यानी इंटरवेनिंग पीरियड का सेल्स था 4,80,000। एंड देन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023 अमाउंटिंग टू ₹6 लाख, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ था 6 लाख। बस अब इन्हीं को यूज़ करना है, सेल्स बेसिस का सिस्टम लगाना है, अप्लाई करना है एंड कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ बोला गया रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट करिए प्रॉफिट शेयर एज वेल एज एंट्रीज बनाइए गुडविल की एंड प्रॉफिट शेयर के लिए 3 मार्क्स के लिए। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, किसी भी तरह से डेथ का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का और इवन फॉर 6 मार्क्स ऑल्सो। सो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ शर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर दिया, बस अब कैलकुलेशन का पार्ट रह जाता है। So first of all, we need to find out what is the amount of profit on sale, and that is from the date of first date of the next session till the date of death. That means intervening period के लिए profit on sale क्या होगा? That means up to 1st July 2023. So the profit for the last year was 6 lakh upon the sales of 15 lakh multiplied by current sessions 3 months sale was only for 4,80,000 and that will become 1,92,000. So 1,92,000 आया है प्रॉफिट ऑन सेल, बट ये प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का नहीं है, ये है पूरे फर्म को बिलोंग करता हुआ। नाउ अब इसमें हमें शेयर निकाल देना है उस पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई, तो शर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1,92,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/6, दैट विल बी इक्वल टू 64,000। हो गया कैलकुलेशन अब आपका। नाउ व्हाट अबाउट द एंट्रीज? सो पीएल सस्पेंस में अगर रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है पार्टनर्स के, तो इन दैट केस नॉर्मल एंट्री बनती है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शर्माज कैपिटल अकाउंट 64,000 रुपीज से। और अगर हाँ आपको पीएल सस्पेंस या और भी प्रीवियस किसी टॉपिक में जो टफ लगता है आपको उसके वीडियोस देखने डिटेल्स में, तो मैंने इसके ऑलरेडी वीडियोस लास्ट ईयर बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप वहाँ से भी जाके प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर वीडियो नहीं बनाई होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो बनाकर दे सकूँ आप सबको, बट फॉर दैट पर्पज़ आई नीड योर फीडबैक, योर कमेंट, योर सजेशंस, योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सेकंड एंट्री फॉर द गुडविल ट्रीटमेंट, एंड जिसके लिए कॉन्सेप्ट होता है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर। सो इनकमिंग पार्टनर बेसिक
remaining partner will be debited and outgoing partner will be credited. सो आउटगोइंग पार्टनर यानी डिजीज पार्टनर यहाँ पे है शर्मा, तो शर्मा's कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा विद द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 1,80,000 में उसका शेयर था 2/6 यानी कि 60,000 रुपीज़ उसको मिलना है. एंड अगेन ये कौन देंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द गेनिंग रेशियो. सो अगर आपको ध्यान है क्वेश्चन में कोई अदर डिटेल्स नहीं है अदर देन द ओल्ड रेशियो. सो द रेशियो वॉज 3:2:1. After excluding the digit of the deceased partner, the remaining ratio, that is 3:1, will be considered as the new ratio as well as the gaining ratio. So the gaining ratio in this case is 3:1, and we need to distribute the amount of deceased partner goodwill share in this 3:1. That means 45,000 by Yadav and 15,000 by Mohanty will be compensated to the deceased partner's capital account. So in this way goodwill treatment भी हो चुका है. आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी ओवर हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी, 5th one, and again it carry two sections. First part is a company issued 25,000 8% debentures of 100 each at a discount of 5%, repayable after 4 years at 110 per debenture. तो जैसा कंडीशन आप देख पा रहे हैं 100 ईच के डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया गया और बाद में 4 साल के बाद 110 पर वो पे होगा. और अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पर पे हो रहा है इसका मतलब प्रीमियम पर रिडम्पशन होना है. एंड वेन एवर द डिबेंचर्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम इट मीन्स वी हैव टू ओपन अ न्यू अकाउंट बाय नेम्स ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है. और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने वर्कशीट के पहले पार्ट में भी ये टॉपिक रेज किया था क्योंकि मैंने उस समय भी बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिबेंचर्स के चैप्टर से, वी कैन नॉट इग्नोर इट. एंड द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख इन SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख रुपए का बैलेंस है. ये मैंने टॉपिक आज रेज किया है, उस दिन पिछले 2 वर्कशीट में मैंने इसको रेज नहीं किया था. एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द ट्रेंडिंग वन ऑल्सो, लेटेस्ट ट्रेंड में भी है ये. As you all know, as per the section 52, the company can utilize securities premium reserve for 5 purposes. उनमें से एक पर्पस था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर्स वगैरह को हम राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास लॉस है एंड वी कैन यूटिलाइज टू अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू राइट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ लॉस एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव केस. सो यहाँ पर जितनी भी एंट्रियाँ बनती हैं आइए देखते हैं. So this is a solution of part 1. So first of all, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. जैसा आप जानते हो इस एंट्री में कभी कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, बस जो भी आता है वो आपके अमाउंट में आता है. तो आपको अमाउंट को लिखने के लिए बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू एंड देन एज पर द कंडीशन. अगर वो पार पर है तो जितना मल्टीप्लाई करके आएगा लिख दीजिए. अगर एट प्रीमियम है तो प्लस करके लिखो आप. एंड इफ एट अ डिस्काउंट इट इज़ इशूड देन माइनस करिए और देन लिखिए. और यहाँ पर था एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. तो 25,000 इंटू 100 करके जो आएगा उसका 5% निकालेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा वो रिमेनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है. इन द सिंपल वे यू कैन ईजिली फाइंड आउट द अमाउंट इन द फर्स्ट एंट्री ऑलवेज. नाउ सेकेंड एंट्री एंड द मेजर वन ऑल्सो. ये है काफ़ी लंबी चौड़ी एंट्री बट इसको 1 बाय 1 अगर पार्ट में समझेंगे तो उतना भी मुश्किल नहीं है. सो 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका डेटा ऑलवेज आप देखेंगे यहाँ और यहाँ सेम दिखाई देगा. ठीक है ना. तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद द सेम अमाउंट एंड देन लॉस अकाउंट आना है बिकॉज पेमेंट पर प्रीमियम है एज वेल एज डिस्काउंट भी आना है. और यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी डिस्काउंट हो एज वेल एज लॉस भी है क्वेश्चन में तो वी कैन मर्ज बोथ द डिटेल्स. दैट इज वाई 5% of discount and 10% of actual loss is equal to 15% of loss we have debited here. So it is the first option. Alternatively you can also do it that discount account separately आप डेबिट कर दीजिए 5% की वैल्यू के साथ, लॉस अकाउंट को सेपरेटली डेबिट कर दो आप विद द हेल्प ऑफ 10%. ऐसा भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू ओनली. बट ज़्यादा ट्रेंड में जो रहता है वो फर्स्ट अल्टरनेट रहता है कि दोनों को मिला लिया जाए एंड 15% को एक साथ डेबिट कर दिया जाए. So loss on issue of debentures account debit by 15% of the face value of debentures that is 25 lakh. तो 25 लाख का 15% निकालने पर जो आएगा वो यहाँ लिख दिया गया. एंड जब भी लॉस का अकाउंट खुलेगा तो उसके लिए आप ऑलवेज यहाँ पर एक अकाउंट खोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. जो एक्चुअल लॉस का फिगर होता है दैट इज 10%, जो आएगा 2,50,000. तो इस तरह से आपने डिवेंचर्स के ट्रांसफर की एंट्री भी बना दी. नाउ as discussed earlier, with the help of securities premium reserve balance, we can write off the amount of loss or discount on issue of debentures. So
Securities premium reserve account will be debited, and loss account will be written off. तो loss की value कितनी थी? 3,75,000. But the amount of premium was only rupees 2 lakh. So we cannot write off the whole amount of loss with the help of securities premium reserve alone. So we need to debit the remaining amount with the help of statement of profit and loss by rupees 1,75,000. So in this way, we can make the entry of writing off the loss or discount on issue of debentures account with the help of premium and balance from statement of profit and loss. तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 पूरा होता है. Now part 2 vendors का टॉपिक है, and as you all know that this topic is common in the chapter shares as well as debentures, so it is always a very important part. A company purchased some assets worth rupees 16 lakh and also took over liabilities for rupees 3 lakh of V Limited. So V Limited से purchase किया गया कुछ assets and कुछ liabilities भी, and the purchase consideration was fixed at rupees 13 lakh 20,000. That means amount of vendors is already given in the question, and for which it issued 10% debentures of 100 each at a premium of 10%. तो इस तरह से क्वेश्चन में सेटलमेंट भी कर दिया गया है. नाउ इसके अकॉर्डिंग एंट्रीज बनेंगी दो, and दो एंट्रीज क्या होंगी ये रही आपके सामने. Now the first entry, sundry assets account debit, because the name of assets is not given, which is equal to 16 lakh as given in the question. And then to sundry liabilities account for taking over the amount of liabilities for rupees 3 lakh, and then the amount of purchase consideration represents as the amount of vendors to V Limited, which is equal to 13 lakh 20,000 as it is given in the question itself. Now क्रेडिट में जोड़ने पर आता है 16,20,000 और डेबिट में है ओनली 16 लाख. सो यही जो डिफरेंस 20,000 आपको दिख रहा है डेबिट साइड में, इसी को हम कहते हैं गुडविल अकाउंट एज बैलेंसिंग फिगर. अगर यही डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो उसको कहते हो आप कैपिटल रिजर्व. सो अकॉर्डिंग टू दिस केस गुडविल अकाउंट विल बी ओपन एज बैलेंसिंग फिगर विद द अमाउंट ऑफ 20,000. नाउ ये सब हो जाने के बाद इस पर्टिकुलर एंट्री में जो वी लिमिटेड की वैल्यू आई है 13,20,000, उसको फॉलो करते हुए आगे का सारा काम हम करेंगे. सो वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एंड जैसा क्वेश्चन में लिखा गया, फॉर दैट पर्पस वी हैव इशूड डिवेंचर्स नेम्ड एज 10% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो 2 डिवेंचर्स एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जिसमें से वेंडर्स की वैल्यू ऊपर से कॉपी कर ली जाएगी, एंड रिमेनिंग पार्ट के लिए जब तक आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हो तब तक आप कुछ नहीं लिखेंगे. Number of debenture issued is equal to 13,20,000 divided by 100 rupees face value plus condition of issue, that is premium. और उसके बाद आपने सॉल्व किया तो आया 12,000 debentures. Now 12,000 debentures multiplied by face value of the each debentures, that is rupees 100, that will be 12 lakh. Again 12,000 multiplied by rate of premium, that is rupees 10, that will be rupees 1,20,000. So in this way the entry will be equal, and vendors का अकाउंट आप सेटलमेंट पूरा कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारे अकाउंटेंसी का पूरा पार्ट खत्म. अब आते हैं रेस्ट 10 मार्क्स के बीएसटी के क्वेश्चन की तरफ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड वर्कर्स. एक स्टेटमेंट दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर, जिसमें काइंडलीनेस, जस्टिस, बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट की बात हो रही है. तो मैनेजमेंट के बिहेवियर जो कि काइंड हो अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ और जस्टिस भी हो, यानी ये इक्वालिटी को हमें दिखा रहा है. सो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है इक्विटी, दैट प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन्ड हियर और हाईलाइटेड हियर. सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. तो ये हमारा आंसर बन जाता है पहले क्वेश्चन का. ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. The factors related to authority relationship, rules and regulation may sometimes act as a barrier to effective communication. Again एक statement है कि effective barriers communication को effective बनाने में जो barriers आते हैं, कभी कभार उसमें हमारे अथॉरिटी के रिलेशनशिप, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन भी आ जाते हैं. ये भी वो फैक्टर्स बन जाते हैं. तो ये किस तरह के एरर्स को कैटेगराइज किया गया है. सो क्वेश्चन नंबर 1 यही है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ बैरियर्स टू communication. So as you all know that certain categories are there: semantic barriers, personal barriers, psychological barriers, and then organizational barriers are there, जो हमारे टॉपिक का मेजर पार्ट कवर करते हैं. तो यहाँ पे कौन सा कैटेगरी को हाईलाइट किया गया है, as well as you need to explain any two other barriers under the same category.
उसी कैटेगरी के अंदर आने वाले आपको कोई दो वेरिएबल्स को एक्सप्लेन भी करना है। तो ये रहा आपका आंसर की। सबसे पहले केस में आपको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात की गई, क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप की बात हो रही थी, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया एज अ कैटेगरी। एंड देन इन दैट कैटेगरी आने वाले अदर टाइप्स ऑफ जो बैरियर्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स सॉरी, वो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस, complexity in organizational structure, and then organizational facilities. So these are the various types of barriers under the category of organizational barrier, and you need to explain any two of these barriers in this question. So आप इसको जरूर तैयार करें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, इसमें हाईलाइट किया आपको। And the last question again carry two parts. Briefly explain the various elements of delegation. And second one is explain any three importance of delegation. Direct question, but again काफ़ी important topic को मैंने highlight करने की कोशिश की है। So देखिए इसके आंसर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, तो ये है आपका अथॉरिटी, एक ऑर्डर में ही चलता है, जैसा आपको मालूम है कि ये एलिमेंट भी हैं, यही प्रोसीजर्स भी हैं इसके। अथॉरिटी फॉलोड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लास्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी। दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो आपको कोई तीन पूछा गया था, मैंने सारे बता दिए हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब मैनेजमेंट के जो वेरियस पोस्ट बनाए जाते हैं, टॉप लेवल है, उसके नीचे आने वाला मिडिल लेवल है, फिर उसके भी नीचे आने वाला लोअर लेवल है, या ये है वो है, इन सबको बनाने के लिए जो डेलीगेशन है वो बेसिस का काम करता है। हायरार्की का मतलब होता है रैंक वाइज रिलेशनशिप का होना। एंड देन लास्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। तो इन दिस वे हमने अभी अभी डेलीगेशन के इम्पोर्टेंस को जाना है, समझा है, एंड इन दैट वे वी हैव कंक्लूडेड टुडेज कंप्लीट वर्कशीट फ्रॉम अकाउंटेंसी एज वेल एज फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़। एंड होप सो आप सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है अपने इस वेकेशंस को अपने प्रिपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज स्कूल खुलते ही सभी के प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके इस प्री बोर्ड्स के बाद प्रैक्टिकल्स होने हैं, एज वेल एज बोर्ड एग्ज़ाम भी सर पर आ चुका है, डेट शीट आ चुके हैं। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन है मन में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन वर्कशीट की मदद से आप सभी को एक ट्रैक पर ला करके रोज़ कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर करके रिवाइज कराने की कोशिश करूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप दिल से, दिमाग से, और ज़्यादा समय नहीं लगना इसमें, 1 घंटे का ही मात्र मुश्किल से समय लगना है, अगर आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, वीडियोज़ को देखकर क्रॉस चेक करते हैं, तो आपको 1 घंटे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई गारंटीड दैट कि अगले 1-2 महीने में अगर इस तरह की मैं आपको 10-20 वर्कशीट भी दे पाया ना, तो आपको अच्छे से मैं प्रिपेयर करवा सकूँगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फ्रॉम वेरियस मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज ऑल्सो। सो बी ऑन आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड